हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छाया क्लासेस। आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के स्रोत, जो इम्पोर्टेंट के साथ साथ एग्ज़ाम के पॉइंट से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस टॉपिक को मैं एक जगह बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से तथा चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन या ऑफलाइन इस टॉपिक के सभी पॉइंट एक साथ या सिस्टमैटिक तरीके से नहीं मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री देखने से पहले एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो डिवाइडेशन आप देख रहे हैं, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ये अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है। मैं ये इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि ताकि आप समझ सकें कि ये जो डिवाइडेशन है वो इसलिए है कि आप सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो दो मेन सोर्स आपको दिख रहे हैं इस चार्ट के थ्रू, और ये पूरा वीडियो जो है वो चार्ट पे ही बना हुआ है। तो आप देखेंगे लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत, इसका क्या मतलब है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, उसका क्या मतलब है पुरातात्विक स्रोत का, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो लिटरेरी सोर्स की मीनिंग है रिटन अकाउंट्स फ्रॉम द पास्ट, कि जो अकाउंट्स, जो बुक्स पास्ट में लिखी गई वो लिटरेरी सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिफोर इंट्रोड्यूस द पेपर द डॉक्यूमेंट्स वर रिटन ऑन पाम लीव एंड बार्क्स ऑफ बर्च ट्री, कि किस पे लिखी जाती थी, बार्क्स ऑफ बर्च ट्री पे लिखे जाते थे जब पेपर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स की हिंदी क्या है, पुरातात्विक स्रोत। इसमें क्या आता है, तो मीनिंग देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स are the most authentic for the study of ancient India, like as inscription, coins, monuments, building, sculptures and paintings। ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स में डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो में हम लिटरेरी सोर्स को देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स को देखेंगे। तो लिटरेरी सोर्स के नीचे देखिए लिखा है इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य, सेकंड सेकुलर लिटरेचर, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, एंड थर्ड फॉरेन लिटरेचर, विदेशी साहित्य। तो यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है रिलीजियस, सेकुलर और फॉरेन, इसी के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रिलीजियस लिटरेचर। आज का ये टॉपिक मेनली रिलीजियस लिटरेचर से ही रिलेटेड है। तो रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य। अब आपने देखा रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर में आता क्या है, कौन कौन से रिलीजियस टेक्स्ट आते हैं इसमें। तो देखिए इसको भी हमने डिवाइड कर रखा है ब्राह्मण लिटरेचर एंड पोस्ट ब्राह्मण लिटरेचर में। ब्राह्मण साहित्य का क्या मतलब है, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, ओनली हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो ब्राह्मण लिटरेचर का पार्ट है। तो पोस्ट ब्राह्मण लिटरेचर के कौन से पार्ट है, तो पोस्ट ब्राह्मण लिटरेचर में आप देखिए 2 एरो बने हुए हैं, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब बौद्ध साहित्य और दूसरा जैन साहित्य। तो ये ध्यान रखिएगा कि पोस्ट ब्राह्मण लिटरेचर में कौन से लिटरेचर हम पढ़ते हैं, बुद्ध से रिलेटेड और जैन से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट हैं, जो बुक्स हैं, वो हम पोस्ट ब्राह्मण में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, हम आगे हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को ही देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट में हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हम देखेंगे पोस्ट ब्राह्मण लिटरेचर एंड थर्ड पार्ट में हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, तो टोटल 3 पार्ट्स में हमारा ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में कौन कौन से टेक्स्ट आते हैं, वेदा, संहितास, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, षट्दर्शन, एपिक, पुराण एंड स्मृति। तो यहाँ पे जितने आते हैं वो एक साथ लिखे हुए हैं ताकि आप एक साथ समझ पाएँ कि अच्छा तो जो ब्राह्मण लिटरेचर है, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे देखिए एरो बना के लिखा है श्रुति। श्रुति को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो स्टार्टिंग है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट की वो श्रुति से ही होती है। तो ये श्रुति क्या है इसको समझिए, दैट विच इज़ हियर्ड, कि जो मैंने सुना, अपने दिमाग में स्टोर किया और जनरेशन टू जनरेशन इस नॉलेज को ट्रांसफ़र किया, वो श्रुति है। ठीक है,
श्रुति, वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। जो वैदिक लिटरेचर है उनको श्रुति कहा जाता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब वेदास लिखे जा रहे थे तो ऐसा नहीं है कि श्रुति की महत्ता कम हो गई थी। जब लिखे जा रहे थे तब भी श्रुति की जो इम्पोर्टेंस है वो बनी रही। लोग वेदों को याद कर लेते थे, इसीलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेदास कितने हैं। तो टोटल 4 वेदास हैं, ठीक है। और ये क्या है, इन अगर हम ओवरऑल चारों वेदों को देखें तो इसमें कैसी बातें की गई हैं। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये चार्ट अपना कि ये 4 वेद जो हैं वो अभी हमने देखा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज। यहाँ चारों वेद के नाम लिखे हुए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों के ऊपर देखिए एक ब्लू लाइन ऐसे है और ऊपर लिखा है वेदत्रयी। ये एग्जाम में पूछता है कि वेदत्रयी कौन किसे कहा जाता है, किन वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ध्यान रखिएगा इन्हीं तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। चौथा जो वेद है वो अथर्ववेद, जो बाद में लिखा गया, उसे वेदत्रयी नहीं कहा जाता है। अब हम इन वेद को देख लिए। अब चारों वेदों के अंदर कैसे डिवाइडेशन है, कौन से टेक्स्ट वेद से कनेक्टेड है, वो हम देखेंगे। तो अंडर ईच वेदा 2 पार्ट है, कर्म कांड और ज्ञान कांड, 2 पार्ट है, ठीक है। कर्म कांड में क्या आता है और ज्ञान कांड में क्या आता है वो देखेंगे। कर्म कांड में सबसे पहले संहिता लिखी गई। संहिता क्या है, हाइम्स, जो मंत्र। ऋग्वेद में गॉड से रिलेटेड जो मंत्र हैं, यजुर्वेद में गॉड से रिलेटेड मंत्र है, उन मंत्रों का जो कलेक्शन है उसको संहितास कहते हैं। नेक्स्ट ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स में क्या है, रिचुअल एक्सप्लेनेशन, कि रिचुअल्स जो हैं, ऋग्वेद में जो रिचुअल्स लिखे हैं, सारे वेदों में जो रिचुअल्स हैं वो अलग अलग कलेक्ट किए गए, उन्हें ब्राह्मण्स कहे गए। इसीलिए हर एक वेद का अपना ब्राह्मण होता था, ठीक है। ये कर्म कांड के पार्ट है। ज्ञान कांड में देखिए अरण्यक। अरण्यक क्या है, फॉरेस्ट टेक्स्ट जो जंगलों में लिखे गए वो अरण्यक कहलाए। जैसे अब हमने मंत्र की बात कर ली, कर्मकांड की बात कर ली, तो उस समय जो विद्यार्थी थे वो जंगलों में जाते थे अध्ययन करने, ठीक है। तो जब अध्ययन करने जा रहे हैं तो उनको जो महर्षि हैं, जो ऋषि हैं, वो क्या एजुकेशन देंगे। तो उन्होंने देखा कि वेद में जो मॉरलिटी और ह्यूमैनिटी की बात है, जो एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए, उन चीज़ों को निकाल कर जो कलेक्ट किया वो अरण्यक कहलाया, ठीक है। इसीलिए अरण्य को फॉरेस्ट टेक्स्ट कहते हैं और इसीलिए ये ज्ञान कांड का भी पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं और लास्ट उपनिषद। उपनिषद क्या है, उपनिषद भी वेद का ही एक पार्ट है जिसमें फिलॉसफिकल थॉट्स लिखे हैं। अब ये फिलॉसफिकल थॉट्स क्या है, नेचर के सीक्रेट से रिलेटेड, कि जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, जो पृथ्वी है, जो आसमान है, उसका सीक्रेट क्या है, वो उसके बारे में, हमारे सोल आत्मा का सीक्रेट क्या है, वो सब उपनिषद में लिखे गए। ये एक फिलॉसफिकल थॉट्स है, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपने देखा, ये 4 पार्ट नीचे लिखा है, ये भी एक पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि इसका सही क्रम लगाइए कि ब्राह्मण्स पहले लिखे गए कि उपनिषद पहले लिखे गए। तो जो जैसे लिखा है यही सही क्रम है। सबसे पहले संहितास, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम 1 बाय 1 इन्हीं चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, इनके नाम को देखेंगे कि कौन कौन से आरण्यक हैं, कौन कौन से जो है वो ब्राह्मण्स हैं। तो यहाँ कर्म कांड के 2 पार्ट थे, एक संहिता और एक ब्राह्मण ग्रंथ। संहिताज में देखिए देवा संहिता एंड शिवा संहिता 2 दिखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण, कौस्तिकी ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। षड्विश एंड पंचविश ब्राह्मण, ये 2 देख रहे हैं आप, ये सामवेद का ब्राह्मण है। और गोपथ ब्राह्मण जो लास्ट आप देख रहे हैं ये अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है, केवल अथर्ववेद पे एक ही ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, तो आपको ये भी देखना है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अरण्यक।
कौन कौन से अरण्यक हैं? अरण्यक क्या है? फॉरेस्ट टेक्स्ट जो स्टूडेंट्स के लिए लिखा महर्षि या ऋषि ने। ऐत्रेय अरण्यक, सांख्यायन अरण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक, बृहदारण्यक अरण्यक, मैत्रायणी अरण्यक एंड छांदोग्य एंड जैमिनी अरण्यक। तो टोटल इतने अरण्यक हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे उपनिषद। उपनिषद का जो चार्ट है उसमें देखिए नीचे एरो बना के वेद के बारे में लिखा हुआ है। कौन सा उपनिषद किस वेद से रिलेटेड है आप यहाँ बहुत ही इजी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐत्रेय उपनिषद एंड कौस्तिकी उपनिषद ऋग्वेद के उपनिषद हैं। उपनिषद में क्या है? फिलोसफिकल थॉट्स लिखे हैं। यजुर्वेद का उपनिषद देखिए कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद एंड मैत्रायण उपनिषद। थर्ड सामवेद। सामवेद से रिलेटेड कौन कौन से उपनिषद हैं? छांदोग्य उपनिषद एंड जैमिनी उपनिषद। लास्ट अथर्ववेद के ब्राह्मण उपनिषद को देखिए मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद एंड प्रश्नोपनिषद। यहाँ नाम पे ध्यान रखिएगा कि ये मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद दो जो नाम आपको दिख रहे हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन ये कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। तो ये ध्यान रखिएगा कि मुंडको और मांडुक्य दोनों अलग अलग अथर्ववेद के ही उपनिषद हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वेदांग कि वेदांग क्या है। टोटल 6 वेदांग। एग्जाम में तो आपसे यही पूछता है कि कितने वेदांग हैं। टोटल 6 वेदांग है। इसकी महत्ता क्या है? ये वेदों को प्रोनाउंस करने के लिए, पढ़ने के लिए कि उनका प्रोनाउंसिएशन सही हो, गलत ना हो, अर्थ का अनर्थ ना निकले, तो इसलिए वेदांग लिखे गए। कौन कौन से वेदांग हैं देखिए? शिक्षा, फनेटिक्स जिसको एजुकेशन कहा जाता है। दूसरा व्याकरण, ग्रामर, इससे आप समझ सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी दोनों लिखा है। छंद, वैदिक मीटर, निरुक्ति, एटमोलॉजी एंड ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, कल्प, वैदिक एक्शन। तो ये हमारे टोटल 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं षट दर्शन। षट दर्शन क्या है? षट दर्शन को कहा गया है कि यह दर्शन विज्ञान का आधार है। हिंदू धर्म को जानने के लिए आपको भारत के प्राचीन दर्शन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला दर्शन देखिए वैशेषिक दर्शन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा दर्शन किस महर्षि या ऋषि ने लिखा है। तो वैशेषिक दर्शन जो है महर्षि कणाद ने लिखा है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने लिखा है। योग दर्शन पतंजलि ऋषि ने लिखा है। और नेक्स्ट जो है वो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने लिखा है। एंड वेदांता वेद व्यास ने लिखा है। मीमांसा दर्शन जो है वो महर्षि जैमिनी ने लिखा है। ये हमारे षट दर्शन थे। नेक्स्ट देखते हैं एपिक, महाकाव्य, जिसमें हम रामायण और महाभारत देखते हैं। ये भी प्राचीन भारत में इतिहास का स्रोत है। एपिक जो उस समय की सोसाइटी के बारे में, वुमेन्स की पोजीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या स्थिति थी, और साथ ही उस टाइम पे जो शुंग हूण जो कास्ट थे उनके बारे में भी इन एपिक महाकाव्य से हमको पता चलता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है। एंड नेक्स्ट देखिए पुराण्स। ये पुराण क्या है? टोटल हमारे पास 18 पुराण्स हैं। ठीक है, इनमें से जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को मैंने लिखा है। ठीक है, ताकि एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता सकूं। तो मत्स्य पुराण देखिए जो सबसे ओल्डेस्ट पुराण है और जो हमें सातवाहन और शुंग डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर विष्णु पुराण है जो रिलेटेड टू मौर्यन डायनेस्टी से है। और लास्ट देखिए वायु पुराण रिलेटेड टू गुप्ता डायनेस्टी। अब ये पुराण जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट के पार्ट है, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं? डायनेस्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब कि उस टाइम की जो डायनेस्टी थी गुप्ता, मौर्य, इन सब के बारे में हमको पुराणों से जो है वो पता चलता है। ठीक है, लास्ट देखिए स्मृति टेक्स्ट। स्मृति टेक्स्ट में आप कह सकते हो कि ये एक प्राचीन भारत में वैदिक टाइम पीरियड के बाद एक ये टर्निंग पॉइंट था जब ऐसी बुक्स लिखी जाने लगी थी। तो स्मृति में सबसे पहली मनुस्मृति है जो लॉ से रिलेटेड, लॉ के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन मुझे मनुस्मृति से मिलता है।
मनुस्मृति में कहा गया था कि लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग, मतलब लॉ की इम्पोर्टेंस को बताया गया था। इसलिए मनुस्मृति की महत्ता जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से हमें टर्निंग पॉइंट दिखता है जब हम लॉ पे बात करते हैं। ठीक है, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति देखते हैं। ये मनुस्मृति पे ही बेस्ड है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है। तो कई स्मृतियां हैं, इसी में नारद स्मृति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये स्मृतियां जो हैं एक टर्निंग पॉइंट है, ये भी हम रिलीजियस टेक्स्ट के एक पार्ट में देखते हैं। तो ये टोटल जो है हमने आज डिस्कस किया आपके साथ ब्राह्मण लिटरेचर, आप कह सकते हो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। और सेकंड पार्ट में हम पोस्ट ब्राह्मण लिटरेचर देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का आप अपडेट पा सकें। थैंक यू सो मच।